तो आप बताइए कि कोई भी अगर डीएसए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो उसे कैसे स्टार्ट करनी चाहिए और आपने कैसे की थी? तो मतलब मुझे कोई बोलने हम्म। वाला नहीं था कि यहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ से स्टार्ट करना है, बस डायरेक्ट मैं जंप कर गया लीड कोड पे। लेवल 100 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूँ और 70 प्लस कॉन्टेस्ट दे चुका हूँ और 2 बार मैंने 2000 के नीचे रैंक लाया हूँ और मेरी लीड कोड पे स्ट्रीक 700 प्लस डेज है। ओ माय गॉड लीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे बिकॉज यू डिड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन लाइक 1100 समथिंग क्वेश्चंस यू सेड राइट दैट यू हैव डन ऑन लीड कोड। 0 से 1100 प्लस तक की जर्नी, हाउ यू डिड दैट? एक भी प्रॉब्लम हो रहा है तो एक भी प्रॉब्लम को करो, अगर और करना है तो जब तुम्हारा मन करे और प्रॉब्लम करना है 5 या 6 जितना भी करो वो करो। बस ये जैसी फोर्सफुली मत करो कि हाँ ये इतना करना है आज और इतना टाइम टेबल। लाइक मैं मोस्टली मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं करता था। क्या क्या चीज़ें फॉलो करी जिससे आपको लगता है आप कोई भी अब न्यू डीएसए की प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हो? जब कॉलेज जाता था तो मैं उतना, हम लोग क्लासेस अटेंड नहीं करते थे, मतलब उतना मज़ा नहीं आता था क्लासेस में, तो हम लोग लास्ट बेंच में आके बैठ के क्वेश्चन से डिस्कस करते थे दोस्तों से, तो इससे बहुत हेल्प हुआ था हमें। DSA helped you to grab internship or some kind of opportunity within the college itself. तो आपने अपना रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन की थी? हाँ, तो मेरे तो प्रोजेक्ट ज़्यादा कुछ अच्छे कैसे बनाया नहीं था, तो मुझे दिखाने लायक कुछ था नहीं, तो मेरा अचीवमेंट्स मेरे टॉप सेक्शन में लगा दिया था मेरे रिज्यूमे में। उसके बाद प्रोजेक्ट्स वगैरह, कोर्स वर्क वगैरह और मेरे एजुकेशन के वगैरह पूरे नीचे लगा दिया था। हाय राजकुमार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप? हाय काजल, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? या आई एम डूइंग ग्रेट। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा एंड आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सो आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस अ बिट अबाउट योरसेल्फ। हाँ बिल्कुल। हाय ऑल, मैं एक्चुअली बिहार से हूँ और मैंने स्कूलिंग अपने बचपन से हैदराबाद से किया हूँ और मेरा मैं बीटेक जर्नी मैं GRIT नाम से कॉलेज से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में किया हूँ। और लीड कोड की बात किया जाए तो मैं 11 लेवल 100 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूँ और 70 प्लस कॉन्टेस्ट दे चुका हूँ और 2 बार मैंने 2000 के नीचे रैंक लाया हूँ और मेरी लीड कोड पे स्ट्रीक 700 प्लस डेज है। Oh my God, I'm so amazed to know a lot about you. Like लीड कोड पे इतनी अच्छी रैंकिंग मेंटेन कर रहे हो आप और डीएसए की इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व कर ली हैं। इवन अभी जितने भी फ्रेशर्स हैं, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल भी, अगर डीएसए की बात करो, दे इवन स्ट्रगल टू बिगिन विद डीएसए। सो आप अपनी जर्नी बताओ दैट हाउ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी विद डीएसए। लाइक आपकी डीएसए की जर्नी कैसी रही है? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होती है कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, कितना टाइम डिवोट किया जाए डीएसए को सो दैट उनका जो डीएसए है वो बेटर हो सके। सो आप अपनी जर्नी शेयर करो। हाँ ठीक है, तो पहले तो मैंने 2 साल मैंने बीटेक कुछ कोडिंग वगैरह कुछ किया नहीं था, बस जो सब्जेक्ट्स रहता वही मैं पढ़ता था और जो लैब में जो प्रॉब्लम्स रहते थे, मतलब बेसिक प्रॉब्लम जैसे ऐड नंबर्स, ऐड टू नंबर्स, वैसे ऐसा मल्टीप्लिकेशन माइनस वो सब कुछ रहता था, बस रट के एग्ज़ाम के लिए सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए देने के लिए जाता था बस। उसके बाद और पहले 2 साल तो मैंने ट्यूशन क्लासेस पढ़ाई थी मैंने, मेरे 10th और 12 क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। उसके बाद थर्ड ईयर में आने के बाद सबको देखने लगा कि सब कोडिंग में आगे बढ़ने लगे और मेरे यूट्यूब में भी बहुत फीड्स आते थे, जैसे फैंग कंपनी क्रैक करना, फैंग कंपनी के क्रैक पॉडकास्ट सुनता था, तो उसमें सुनने के टाइम वो लोग बोलते थे कि डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है करके। सो वहाँ से मैंने लीड कोड और कोडिंग वगैरह स्टार्ट किया। ओके। सो राजकुमार, मुझे एक डाउट है, जब हम डीएसए की बात करते हैं तो कन्फ्यूज़न यही होता है कि हम स्टार्ट कैसे करें। तो आपने कैसे स्टार्ट किया था? आपने डायरेक्ट लीड कोड पे जंप किया नहीं होगा बिकॉज कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नहीं वी कैन नॉट डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चंस। तो आप बताइए कि कोई भी अगर डीएसए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो उसे कैसे स्टार्ट करनी चाहिए और आपने कैसे की थी? हाँ, वैसे तो मैंने पहली बात तो मैंने डायरेक्ट लीड कोड पे चले गया था। फर्स्ट प्रॉब्लम, नंबर 1 प्रॉब्लम वो जो 2 सम वाला प्रॉब्लम होता है,
तो मतलब मुझे कोई बोलने वाला नहीं था कि यहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ से स्टार्ट करना है, बस डायरेक्ट मैं जंप कर गया लीड कोड पे ओके ओके और टू सम प्रॉब्लम स्टार्ट ओके करने लगा। वहाँ पे देख रहा था कि जस्ट वो मेथड देता है, वहाँ प्रिंट स्टेटमेंट वो सब लेना कुछ नहीं होता है, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। और रिटर्न के बारे में भी मुझे नहीं पता था कि बस हमें डेटा स्ट्रक्चर रिटर्न करना है कुछ, तो उसमें भी बहुत कंफ्यूज हो गया। बस मैं लॉजिक बना लिया कि 2 नेस्टेड लूप बना के मैं लॉजिक बना लिया, लेकिन ना सबमिट हो रहा था ना एक्सेप्ट हो रहा था, बस एरर दे रहा था। उसके बाद मैंने चैट जीपीटी का हेल्प लिया, चैट जीपीटी पे हेल्प लेके वो डेटा स्ट्रक्चर में इंपोर्ट करके इंडेक्स बना दिया। चैट जीपीटी तुम्हारे टाइम पे चैट जीपीटी था उस टाइम हाँ, पे? जब न्यूली अनाउंस हुआ था, जब भी वही टाइम पे। तुम कौन से बैच से हो? 25 पास्ड आउट हूँ मैं। अच्छा 25 पास आउट हो, और अभी रिसेंटली जब चैट जीपीटी अभी आया था मार्केट में तब तुमने सीधा डायरेक्टली चैट जीपीटी से स्टार्ट किया। इट्स ग्रेट टू नो। हाँ। या यू कैन कैरी ऑन। हाँ तो हाँ, चैट जीपीटी से बहुत हेल्प किया। तो वो मतलब लॉजिक वगैरह मैं ही बनाता था, लेकिन चैट जीपीटी ने मुझे ये सिंटैक्स वगैरह वो सब सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्प किया। तो लॉजिक बनाने के बाद मैं उसका सिंटैक्स ले लिया इन चैट जीपीटी से और सबमिट किया, तो वो सबमिट हो चुका। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ बीट्स करके होता है, वो बीट्स बहुत मेरा कम आ रहा था बहुत लोगों से, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी मुझे बहुत वो ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बस ब्रूट फोर्स लगा दिया और चले गए और सबमिट हो चुका। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश किया, लाइक ऐड 2 नंबर्स करके, तो वो उसका टाइटल ही बहुत इजी था, लगा कि मुझे बस ऐड करना है 2 नंबर्स, लेकिन उसमें देखा तो लिंग्लिश वगैरह कुछ है, वो टोटली मेरा ब्रेन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका। और फिर उसके बाद लाइक 10 मिनट सोचा मैं कुछ करना होगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो जाके डिस्कशन सेक्शन में गया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, मतलब पूरा कंफ्यूज हो गया रहा था, कुछ बात कर रहे थे डिस्कशन में लोग पूरे। तो उसके बाद मैंने 3 महीने गैप दे दिया, लाइक टोटली छोड़ दिया मैं कोडिंग। तो 3 महीने के बाद फिर से स्टार्ट किया और मैंने यूडेमी से एक कोर्स लिया 100 प्लस लीड कोड प्रॉब्लम्स इन जावा, तो लाइक 500 रुपीज़ में मिल रहा था वो टाइम पे, तो लिया। और उसके बाद मैंने डायरेक्टली वीडियो देखना स्टार्ट किया, और मैंने कुछ देख नहीं रहा था, मतलब ऐसे नहीं सोच रहा था कि मुझे नहीं आता है, ऐसे कुछ सॉल्यूशन देख रहा हूँ, जस्ट कीप ऑन गोइंग, लाइक वीडियोस देखना, कंटिन्यू वीडियोस देखते रहा। और मुझे अगर समझ भी नहीं आ रहा है तो मतलब ऊपर से दिमाग से ऊपर से जा रहा है तो फिर भी मैं वीडियोस देखता रहा और मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता रहा, तो वैसे फ्लो चले गया। मुझे बस एक डाउट आ रहा है। आपने बोला कि आप वीडियो देखते रहे, ये आप टॉपिक बेस्ड वीडियोस देख रहे थे या प्रॉब्लम्स की वीडियोस देख रहे थे? तो मैं टॉपिक बेस्ड वीडियोस देख रहा था, क्योंकि रैंडमली क्वेश्चन जाऊंगा तो बहुत कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए मैं सबसे पहले मैं अरेस से स्टार्ट किया। और अरेस में देख रहा था कि अरेस के डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं हो रहा है, उसमें हैश मैप भी यूज़ हो रहा है, तो उससे मुझे कंफ्यूज हो रहा था हैश मैप क्या है वो है। तो मैं वो सब पे ध्यान नहीं दिया, मैं कंटिन्यू फ्लो में चला गया, और उससे क्या हुआ हेल्प, मुझे पैटर्न भी रिकॉग्नाइज होने लगा, अरेस के टॉपिक में हैश मैप भी यूज़ होता है करके। ओके। सो ये जो वीडियोस आप देख रहे थे वो कोई स्पेसिफिक चैनल था जो आप फॉलो कर रहे थे? हाँ, मैं स्पेसिफिक चैनल्स नहीं थे, लेकिन मैं रैंडमली वीडियोस देखता था। मुझे वो टाइम पे उससे उतने बड़े यूट्यूबर्स नहीं पता थे, मालूम नहीं थे कि कौन अच्छा पढ़ाता है डीएसए। जस्ट रैंडम टॉपिक में सर्च करता था और रैंडमली वीडियोस देखता था, जो पसंद आया तो वो कंटिन्यू करता था मैं। और जावा में हर टॉपिक्स के अलग अलग, मतलब कि कोई भी यूट्यूब वीडियो चला ली, कोई भी यूट्यूब वाले तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता? मतलब आपके अभी तो बहुत सारे यूट्यूबर्स, आप कोई भी चैनल यूज़ कर सकते हो, लाइक स्ट्राइवर का डीएसए ले लो या अपना कॉलेज सीरीज ले लो, स्टार्ट की और वो आप कॉन्टिन्यूटी में देख रहे हो, देन यू आर सॉल्विंग योर लीड कोड प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली। तो आप क्या इस सब चीज़ों ने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया? हाँ, मतलब वो भी एक दिमाग में था, लेकिन मेनली उससे क्या होगा, एक ही यूट्यूब चैनल में अगर स्टिक हो चुका और कोई प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं, अगर सपोज ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम वो वीडियो में वो चैनल में नहीं है, फिर दूसरे वीडियो देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे, मतलब फिर दूसरे वीडियो कैच करने में चैनल में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं वैसे उस सब पे ध्यान नहीं दिया कि पर्टिकुलर चैनल में जाना है, बस रैंडमली वीडियो आता है जो अच्छा लगा वो देख लेता था। और वो अलग अलग लोगों की अलग अलग अप्रोच अच्छी रहती थी, क्योंकि कोई चैनल डायनामिक प्रोग्रामिंग अच्छा पढ़ाता है, कोई चैनल रिकर्शन अच्छा पढ़ाता है, ऐसे करके होता है। तो मैं जब देखा था तो मोस्टली मतलब ज़्यादातर मैंने वीडियोस
अपना कॉलेज से देखा हूँ। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए एक कोड स्टोरी विथ माइक करके होता है, वो चैनल देखा हूँ। और ओके, कुमार के सर करके एक यूट्यूब चैनल है, उसमें भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। ओके। एनी अदर चैनल अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ बैक ट्रैकिंग और ग्राफ वगैरह के हाँ, लिए? ट्रीज वगैरह, ट्रीज और लिंक लिस्ट के लिए अनुज भैया करके है चैनल, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ट्रीज के हम्म। लिए। और बाकी सब बेसिक टू पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो, वो सब तो रैंडम वीडियोस से देख लेता था। कोई कोई दीदी लोग का वीडियो होता है, कुछ अंजलि शर्मा करके, उन्होंने भी स्लाइडिंग विंडो और टू पॉइंटर्स का वीडियो अच्छा बनाया है। तो आप कैसे, आप कह रहे थे कि आपने सब कुछ जो ऑर्डर था वो रैंडमली फॉलो कर रहे थे, तो लेट्स सपोज आपने एरे की वीडियो देखी एंड आफ्टर दैट यू हैव सॉल्व्ड लीड कोड प्रॉब्लम्स इजी, मीडियम, हार्ड, और यू हैव फॉलोड सम डिफरेंट अप्रोच। कैसे टॉपिक बाय टॉपिक आप मूव ऑन किए और आपने कैसे कैसे लीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे? बिकॉज यू डिड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, लाइक 1100 समथिंग क्वेश्चंस यू सेड, राइट, दैट यू हैव डन हाँ। ऑन लीड कोड। हम्म। सो थोड़ा उसके बारे में बताओ अच्छे से, लाइक ताकि व्यूअर्स को भी पता लगे कि 0 से 1100 प्लस तक की जर्नी, हाउ यू डिड दैट। हाँ, मतलब बात तो सही है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बहुत स्ट्रगल होता था, क्योंकि एक प्रॉब्लम हुआ था, फाइंड द मैक्सिमम सब अरे सम। तो वो कुछ सब अरे सम क्रिएट करना था। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, वो सब अरे सम क्रिएट करके, मतलब जनरेट करके उसका मैक्सिमम सम निकालना था। तो मोस्टली मैं जब ब्रूट फोर्स सोचा था, तो थ्री लूप्स लगेंगे, 3 नेस्टेड लूप लगते हैं। तो मैं वो कॉलेज में बैठा था, वो कंटिन्यू पेपर में लिखना स्टार्ट किया, और पता भी नहीं चला कि 1.5 घंटे हो चुके हैं, और फिर भी अभी तक सॉल्व, मतलब कोडिंग में वो प्रॉब्लम पेपर में लिखना नहीं हुआ। लिखने के बाद फिर उसके बाद मैं लीड कोड में सबमिट करने की कोशिश की, तो सबमिट नहीं हो रहा था। उसके बाद पता चला कि कुछ एल्गोरिथम करके भी होता है, उसमें अलग अलग प्रीफिक्स सम होता है, और उसके बाद कैरी फॉरवर्ड टेक्निक और कैडेंस एल्गोरिथम करके होता है, वो सब के बारे में पता चला। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते मैं, मतलब वीडियोस देखता, सॉल्यूशंस देखता रहा मैं। वैसे नहीं कि मैं कुछ प्रॉब्लम्स में अटक गया तो खुद ही आना चाहिए, बस सॉल्यूशंस देखता रहा, वीडियोस देखता रहा। लाइक स्टार्टिंग के 100 प्रॉब्लम्स तो मैं वीडियोस देख के और सॉल्यूशन देख के मैं प्रैक्टिस किया। और इसके बाद मैंने लिंक्डइन में पोस्ट किया कि मैंने 100 प्रॉब्लम्स कर चुका हूँ। तो इसके कारण मुझे लाइक्स मिलने लगे, बहुत मिलने लगे, तो उससे मोटिवेट भी होता रहा मैं। और इससे मैं थोड़े लीड कोड वाले लोगों से भी कनेक्ट हुआ, और वो लोग से भी मैं सजेशन लिया कि कैसे करूँ, कैसे जाऊँ। तो ये सब मुझे हेल्प किया बहुत। हाँ, मतलब वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर इवन 50 प्रॉब्लम्स या 100 प्रॉब्लम्स भी अगर आप सॉल्व किए, तो आप लिंक्डइन में पोस्ट कर दीजिए, और जो भी टॉप कोडर्स है या टॉप कंपनी में काम करने वाले, वो लोग भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दीजिए, और उन लोग से सजेशन लेते रहिए हर वक्त। सो वो लोग बोल रहे थे कि अभी तुम, मतलब जब वो टाइम पे बिगिनर था, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जितना प्रॉब्लम हो चुके वो दिन में उतना करो। लाइक एक भी प्रॉब्लम हो रहा है तो एक भी प्रॉब्लम को करो। अगर और करना है तो जब तुम्हारा मन करे और प्रॉब्लम करना है, 5 या 6 जितना भी करो वो करो बस। कि जैसी फोर्सफुली मत करो कि हाँ ये इतना करना है आज और इतना टाइम टेबल। लाइक मैं मोस्टली मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं करता था। जब मेरा मतलब जब मन होता था, जब कोडिंग करता था, जब बस में ट्रैवलिंग करता था। लाइक मेरा कॉलेज भी जाने के लिए मुझे 1.5 घंटे लगते थे, तो वो टाइम पे मैं वीडियोस देखता था, प्रॉब्लम्स ओपन करता था लीड कोड के, और सॉल्व करना स्टार्ट करता था। लाइक फ़ोन में ही टाइपिंग करना स्टार्ट करता था। जब बेसिक प्रॉब्लम्स थे तब 4-5 लाइनों में हो जाता था। सो राजकुमार, अभी आपने बताया है कि जब आपने प्रॉब्लम स्टार्ट की थी सॉल्व करना, आपने ब्रूट फोर्स अप्रोच फॉलो की थी, और आप रैंडमली कोई भी वीडियोस देखते थे, आपने एरे की देख ली और फिर आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी स्टार्ट कर दी। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, बहुत बार हमने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया तो बहुत बार जो प्रॉब्लम है वो माइंड में स्ट्राइक ही नहीं करती कि इसको कैसे करना है सॉल्व, कैसे इसमें ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच लगानी है। क्योंकि ब्रूट फोर्स थोड़ा बहुत दिमाग लगा के कई लोग कर भी लेते हैं, बट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो आप हर टाइम हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वीडियो यूज़ करते थे, या क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वरना अगर हमें सोल्यूशन नहीं पता लग रहा किसी प्रॉब्लम का, सो वी कीप ऑन वेस्टिंग 1 to 2 आवर्स, हम लगे हुए हैं उस प्रॉब्लम पे कि हाँ कैसे होगा, दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट अप्रोच, कि ताकि हमारा माइंड भी डेवलप हो लॉजिकली,
ताकि फ्यूचर में हम और नई से नई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। तो आप क्या सजेस्ट करोगे व्यूअर्स को कि कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करना चाहिए? हाँ, मैंने तो शुरू में तो ऐसे ही होता था, मुझे भी 1-2 घंटे लग जाते थे सॉल्व करने हुँ, में। तो उससे मैं डिमोटिवेट नहीं होता था, मतलब कई लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं 1-2 घंटे में ही, फिर सॉल्व कोडिंग ही बंद कर देते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट आप लोग वीडियोस देखना स्टार्ट कीजिए और सॉल्यूशंस एडिटोरियल सेक्शन भी देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को नहीं आता है प्रॉब्लम्स। और अगर आप लाइक अच्छे खासे लाइक 200 प्रॉब्लम्स कर चुके होंगे तो आपको पैटर्न पता चलना आने लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन में या 60 क्वेश्चंस में ही आपको पैटर्न किसी को भी पता नहीं चलता है। तो मेरा ओके। सजेशन है कि स्टार्टिंग के लाइक एटलीस्ट 150 या 200 क्वेश्चंस सॉल्व करते तक आप वीडियोस या सॉल्यूशंस के हेल्प लेके कीजिए। हुँ, उससे क्या होता है, एक टेम्पलेट हमें मिल जाता है कि कोडिंग टेम्पलेट, एक कोड स्ट्रक्चर मिल जाता है कि यहाँ पे ये लाइन पे ये यूज़ करना है, ये प्रॉब्लम में ये यूज़ करना है, तो दिमाग में बैठ जाता है टेम्पलेट। हुँ, हुँ। तो ये बताना चाहता। और मेन है कि आप कॉन्टेस्ट भी एवरी वीक अटेंड कीजिए। लाइक स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम भी नहीं होगा तो उस पर उतना ध्यान मत दीजिएगा। पहले मेरा इजी प्रॉब्लम फर्स्ट क्वेश्चन मेरा फर्स्ट कॉन्टेस्ट में 45 मिनट्स लगा था, वो भी लाइक जो ईजी क्वेश्चन था, लेकिन मुझे 45 मिनट्स लगे थे। तो धीरे धीरे करते करते एवरीडे कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट किया, और उसके बाद आजकल वो इजी क्वेश्चंस तो लाइक 1 मिनट में ही हो जाता है, लाइक 1 मिनट या 2 मिनट में हो जाता है। तो आपको क्या लगता है ये प्रैक्टिस है? मतलब कई बार ऐसे भी होता है ना, हम सेम पैटर्न के क्वेश्चंस बार-बार कर रहे हैं तो कहीं न कहीं वो हमारे माइंड में बैठ जाते हैं। इट्स जस्ट लाइक आप मतलब इसे गलत वर्ड ना दूँ तो क्रैम्प, जैसे कहते हैं ना रट जाना। कोई हाँ, पैटर्न हाँ। दिमाग में रट जाता है कि भाई ये हुँ। पैटर्न ऐसे होगा, टू पॉइंटर अप्रोच है, ये ऐसे-ऐसे होगा। मतलब दिमाग में बैठ जाती है वो चीज़। तो आपको क्या लगता है कि इससे आपकी लॉजिकल बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, या कहीं न कहीं वो कभी भी न्यू प्रॉब्लम आपको दिखती है, आप इजीली कर पाते हो या आइडेंटिफाई हो जाती है उसमें क्या न्यू अप्रोच फॉलो करनी है? तो वो सब चैलेंजेस जो जनरली होते हैं, क्योंकि मैंने सुना है बहुत सारे स्टूडेंट्स से, इनफैक्ट मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस किया है कि मतलब मैंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की, ठीक है? ऑलमोस्ट अगर किसी प्रॉब्लम में सेम पैटर्न आया तब मैंने इजीली सॉल्व कर दी, बट कोई भी न्यू डीएसए प्रॉब्लम अगर मैंने इनकाउंटर की जिसमें बहुत ज़्यादा मुझे लॉजिकली सोचना पड़ रहा है, बिकॉज दैट्स प्रॉब्लम इज समथिंग अननोन, मैंने देखी ही नहीं हुई, तो उस टाइम पे ब्रेन कैसे वर्क करेगा, और आपने उस ब्रेन की लॉजिकल एबिलिटी को इंक्रीज करने में क्या क्या चीज़ें फॉलो करी जिससे आपको लगता है आप कोई भी अब न्यू डीएसए की प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हो? हाँ, तो इनिशियल मतलब स्टार्टिंग के दिनों में तो आपको कुछ स्ट्राइक नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना, माइंड टोटली ब्लैंक रहेगा। कोई भी टॉपिक रहा, अगर आप हम्म। ऑलरेडी वो टॉपिक पे कर चुके हो फिर भी आपका माइंड ब्लैंक रहेगा। तो मेरे सजेशन है कि स्टार्टिंग में वीडियोस देखिए, आप सॉल्यूशंस भी देखिए, और अगर पैटर्न ओके। भी क्लिक नहीं हुआ तो फिर भी उसके बाद कंटिन्यू कीजिए, उसका दूसरे क्वेश्चंस में जाइए। लेकिन ये नहीं है कि आप वो क्वेश्चन ही डायरेक्ट छोड़ दो, ठीक है? तो आप सॉल्यूशंस वगैरह और वीडियो सॉल्यूशंस देखता रहिए, और मेन है कि आप नोट्स उसका बनाइए, नोट्स बना के और डिबगिंग भी कीजिए। डिबगिंग की करके और आपका लाइक फ्रेंड से डिस्कस कीजिए। अगर फ्रेंड से डिस्कस करोगे तो वो दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। तो मैं भी जब कॉलेज जाता था तो मैं उतना, हम लोग क्लासेस अटेंड नहीं करते थे, मतलब उतना मज़ा नहीं आता था क्लासेस में, तो हम लोग लास्ट बेंच में आके बैठ के क्वेश्चन से डिस्कस करते थे दोस्तों से। तो इससे बहुत हेल्प हुआ था हमें। ओके। और क्रैम्पिंग का बारे में बताएंगे तो वो स्टार्टिंग के दिनों में तो क्रैम्पिंग ही बोलेंगे, लेकिन वो बहुत हेल्प होता है, स्टार्टिंग में हेल्प बहुत होता है। उसके बाद आप कुछ लाइक अगर आप 300 क्वेश्चन अगर पार कर चुके होंगे तो वो क्रैम्पिंग नहीं कहोगे आप। यूजुअली आपका माइंड, आपका खुद अनकॉन्शियस माइंड आपका पैटर्न रिकॉग्नाइज करने लगेगा। तो स्टार्टिंग में क्रैम्प करना तो ज़रूरी है कैसे भी। अब आप उसे क्रैम्प बोलिए या कुछ सीखना ही बोलिए, दोनों इक्वली है। समझिए, कोई नई चीज़ सीखने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं उसे पता करना ही होता है कि ये चीज़ होगी। लाइक हाँ। इफ़ यू आर लर्निंग अनदर स्किल, लाइक अगर ड्राइविंग ही सीख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए क्लच कहाँ पर है, गियर कैसे वर्क करते हैं, और कहीं ना कहीं माइंड में उस पैटर्न को रिकॉल करना आना ही चाहिए। तो वैसे ही डीएसए की जर्नी में भी ऐसे ही रहता है कि पैटर्न करते 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 हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में इतना ज़्यादा हम क्वेश्चंस कर लेते हैं कि हमें क्लिक करना स्टार्ट कर देता है कि हाँ यार अब तो हमें ये अप्रोच फॉलो करनी है। तो वैसे ही अभी जैसे 2 पॉइंटर्स ले लीजिए एग्जांपल, वैसे वैसे ही क्लिक हो जाता है। और सॉर्टिंग भी बहुत प्रॉब्लम्स में अरेस्ट डॉट सॉर्ट ऑटोमेटिकली अपना सबकॉन्शियस माइंड लगा देता है कि हाँ ये प्रॉब्लम में अरेस्ट डॉट सॉर्ट करना है करके।
तो ट्रू ट्रू। मैंने भी एक्सपीरियंस किया था, लाइक एक 10 कॉन्टेस्ट देने के बाद मेरा माइंड ऑटोमेटिकली मेरा लाइक आर एस का लेंथ वेरिएबल बना लेता था और आर एस डॉट शॉर्ट डायरेक्टली लिख देता था। मैं बाद में देखता था कि ऑटोमेटिकली मेरा ब्रेन लिख दे रहा है आर एस डॉट शॉर्ट करके। सो या दैट्स आपको स्टार्टिंग में तो क्वांटिटी तो ज़्यादा मैटर करता है, मतलब क्वालिटी के ऊपर मुझे पता नहीं, लेकिन क्वांटिटी तो बहुत करना है उसके ऊपर। आई अग्री, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वर्क ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी, बट आई थिंक क्वांटिटी मैटर करती है, बिकॉज हाँ हर एक बंदा ऐसा नहीं होता है कि एकदम से क्वालिटी प्रॉब्लम सॉल्व करना हाँ शुरू कर दे। कई बार हमें हार्ड प्रॉब्लम समझ ही नहीं आती है। मैंने भी अपना हाँ बहुत सारा टाइम इजी प्रॉब्लम्स पे ही डिवोट किया, बिकॉज मीडियम तो होती ही नहीं थी स्टार्टिंग में सॉल्व। सो ऐसा होता है, आई अग्री। सो जस्ट वन मोर अनदर क्वेश्चन कि डीएसए स्टार्ट कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना है। बहुत सारे स्टूडेंट डीएसए स्टार्ट करना है सोच लेंगे, बट जावा चूज़ करना है, पाइथन यूज़ करना है, सी प्लस प्लस यूज़ करना है, जावा स्क्रिप्ट यूज़ करना है, क्या क्या यूज़ करना है, लाइक दे बिकम वेरी कन्फ्यूज। तो आप थोड़ा बता सकते हो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो बिना ज़्यादा सोचे पिक कर सकते हैं? लैंग्वेज के ऊपर तो मैं उतना कंपैरिजन नहीं कर पाता हूँ। तो मोस्टली मेरा कॉलेज में जावा स्टार्ट किया था, लाइक सेकेंड ईयर एंडिंग में। तो मतलब मेरी फैकल्टी जावा बहुत अच्छी पढ़ाई थी, तो उस पर ही मैं स्टिक होने लगा और उस पर ही मैंने स्टार्ट किया, तो कंटिन्यू होने लगा। और जावा में एक एडवांटेज होता है कि स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस बहुत इजीली कर लेते हैं, लाइक थोड़े इनबिल्ट फंक्शंस थोड़े होते हैं, और बाकी सब वगैरह लाइक बोलते हैं बहुत लोग कि बहुत मेसी होता है, बहुत बड़ा कोड लिखना होता है। वैसे कुछ नहीं होता है। अगर आप स्टार्टिंग के दिनों में अगर कर लोगे क्वेश्चंस तो ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा, अपने आप टाइपिंग फास्ट हो जाएगा। वैसे कुछ नहीं होता। और एरर भी फाइंड आउट करने के लिए सिंटैक्स एरर भी बहुत आते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता है। चैट जीपीटी की हेल्प लीजिए स्टार्टिंग के दिनों में, चैट जीपीटी का बहुत हेल्प लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत यूज़ किया हूँ चैट जीपीटी का सिंटैक्स एरर फाइंड आउट करने के लिए, लॉजिक बिल्ड करने के लिए। उसके बाद तो हेल्प हो चुका। और मैंने सुना हो कि सी प्लस प्लस भी बहुत हेल्प होता है जिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, लेकिन मैं तो जावा ही प्रेफर कर रहा हूँ अब तो। एक्चुअली सी प्लस प्लस में भी स्टार्ट किया जा सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिकॉज अगर किसी स्टूडेंट ने सी प्लस प्लस से स्टार्ट किया, उसे अच्छे रिसोर्सेज मिल गए हैं और वो सी प्लस प्लस को पकड़ के कर रहा है आगे। बस सी प्लस प्लस में ये प्रॉब्लम आती है, कल आप इंडस्ट्री लेवल पे जाते हो, अगर आपको बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस डेवलप करनी है तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको वेब डेवलपमेंट की साइड या जावा की साइड शिफ्ट होना पड़ेगा। बट दैट्स अन अदर इशू, दैट्स अन अदर थिंग। आप शिफ्ट भी हो सकते हो, उस टाइम पे कुछ नहीं है, आपने एक लैंग्वेज सीखी हुई है, सो स्विचिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज विल नेवर बी अ प्रॉब्लम। और सी प्लस प्लस से जावा तो आराम से शिफ्ट किया जा सकता है, बिकॉज ये ऊप्स कॉन्सेप्ट के बेस पर ही है। तो या जावा चूज़ करने से ये एडवांटेज रहता है कि आपको दोबारा से बाद में अगर फुल स्टैक में शिफ्ट होना भी है तो आपको जावा ऑलरेडी आती है, आपको दोबारा से पढ़ना नहीं पड़ता। या हाँ वो बात है। हाँ, सो आई वुड सजेस्ट कि कोई भी आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, टोटली डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस एंड योर इंटरेस्ट। और अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो ब्लाइंडली जावा पकड़ लो, और सी प्लस प्लस कॉलेज में पढ़ाई जा रही है, सो यू कैन पिक सी प्लस प्लस एज वेल। सो राजकुमार, कॉलेज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस करते हैं वो होती है टाइम मैनेजमेंट, कि डीएसए की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बट दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, असाइनमेंट्स हैं, कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं। तो आप जो है वो टाइम कैसे मैनेज करते थे और पर डे कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे और कैसे टाइम डिवोट करते थे अपने डीएसए के प्रिपरेशन को? हाँ ये बात भी सही है, क्योंकि लाइक मेरे कॉलेज में उतना असाइनमेंट्स मिलता नहीं था, और क्लासेस भी मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 ईयर्स तो बहुत असाइनमेंट्स मिलते थे, और कॉलेज में भी क्लासेस अटेंड करना ज़रूरी था। लेकिन थर्ड ईयर आते आते मतलब हमें पता चल जाता है कि एग्ज़ाम्स कैसे पास करना है, सेमिस्टर एग्ज़ाम्स कैसे पास करना है। लाइक लास्ट के दिनों में ही पढ़ते हैं हम लोग, मतलब ज़्यादातर वैसा कुछ नहीं कि स्टार्टिंग में ही पढ़ना है, बस लास्ट के दिनों में सेम एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं। और असाइनमेंट्स की बात करें तो वो तो लाइक ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, लाइक 1 घंटे या 2 घंटे में हो जाएगा आपके असाइनमेंट्स, बस लैग नहीं करना है। और कोडिंग के बारे में बताऊँ तो लाइक एवरीडे आपको करना है, वो बात तो रखना है कि जस्ट लाइक कोडिंग एडिक्शन हो जाना है हमको, लाइक एवरीडे जब टाइम मिले, जब आपको देखना है, डॉक्यूमेंट ओपन करना है, लीड कोड डिस्कशन ओपन करना है, कुछ भी यूट्यूब में वीडियो सर्च कीजिए कि हाँ ये कोडिंग करना है, ये कोडिंग का टॉपिक करना है। और मोस्टली यूट्यूब में ये वीडियोस देखिए कि आप लीड कोड के जर्नी, जैसे आप अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं, काजल दीदी वीडियो बना रही है, वो वीडियोस देखिए आप, और उससे मोटिवेशन मिलता है कि एवरीडे कोडिंग करूं। और फैंग कंपनी कैसे क्रैक करना है वो सब कीजिए, और लिंक्डइन में अकाउंट ओपन कीजिए और फॉलो करते रहिए सब कोडर्स को और फैंग कंपनी वालों को। और बताना है कि कोडिंग एवरीडे करना है,
और रैंडमली, मतलब ऐसा नहीं कि 1 घंटे करना है, 2 घंटे करना है, आपको जितना टाइम मिले उतना कीजिए, रात भर कीजिए, मतलब 12 बजे 2 बजे तक वैसे भी करते रहिए। मतलब एक बार आपको एडिक्शन मिल जाए हो जाएगा तो होते रहेगा। सो राजकुमार, जैसे कि आपने लीड कोड पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है और ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यू कैन सी देयर इज़ हैकर रैंक, देयर इज़ गीक्स फॉर गीक्स एंड लीड कोड। तो कौन सा प्लेटफॉर्म आपको लगता है बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए, किसी भी बिगनर के लिए? इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि मुझे भी लीड कोड्स काफ़ी फ्रेंडली और अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर, बट आप अपना ओपिनियन भी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करो। हाँ, तो अगर आप बिगिनर हो तो आप कोडसेप से स्टार्ट कीजिए। कोडसेप करके वेबसाइट होता है, वहाँ पे अकाउंट भी बनाइए और लाइक रेटिंग होता है, इजी लेवल में, इजी लेवल के, तो वहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो आपका मैथमेटिकल और सिंटैक्स कोडिंग लिखना वगैरह वो बिल्ड होगा। स्टार्टिंग के 50 प्रॉब्लम्स कीजिए कोडसेप में, ओके। तो धीरे धीरे आप लीड कोड में शिफ्ट हो सकते हैं। और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए, लाइक पर्टिकुलरली कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ के लिए परफेक्ट होना है, जैसे लिंक लिस्ट वगैरह, तो वो हैकर रैंक में चले जाइए और लिंक लिस्ट का टैग लगा के उसमें स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना, तो वो बहुत हेल्प होता है। और जीएफजी के बात करूँ तो वो भी बहुत हेल्प होता है, लेकिन मैंने ज़्यादा किया नहीं हूँ उस पर। वो भी थोड़े लाइक 50 प्रॉब्लम्स किया हूँ उसमें, लेकिन अच्छे, उसमें भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। जैसे एज केसेस ज़्यादा होते हैं, और केसेस मतलब सोचने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है उसमें, जीएफजी सॉल्व करने के लिए। ओके। सो मुझे लीड कोड इसलिए ज़्यादा पसंद है बिकॉज मैं लीड कोड में देखती हूँ टॉप 130 इंटरव्यू क्वेश्चंस, टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस और फैंग मैंग से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा उसमें रहते हैं। मुझे हैकर रैंक वगैरह नहीं पता है। टॉपिक वाइज आई टोटली अग्री विद यू, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने हैकर रैंक से की थी, तो उसमें अगर एरे का टॉपिक है तो एरे के बेस पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लिंक लिस्ट के भी। ऐसे तो सेम टू सेम लीड कोड पे भी रहता ही है वैसे। हम्म, हाँ वैसे ही होता है, लेकिन लीड कोड पे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्टली डेटा स्ट्रक्चर के बेस नहीं होते हैं। तो आप डेटा स्ट्रक्चर को परफेक्ट करना है तो हैकर रैंक में जाइए, थोड़े 10 क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद लीड कोड पे शिफ्ट हो सकते हैं आप लोग। ओके। अगर डीएसए में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते रहना तो वन कैन स्टार्ट विद हैकर रैंक एंड देन ग्रेजुअली वन कैन शिफ्ट टू लीड कोड, राइट? हाँ, और उससे पहले हैकर रैंक से पहले आप कोडशेप भी स्टार्ट कीजिए। उस कोडशेप में लाइक 50 प्रॉब्लम स्टार्ट कीजिए, मतलब अगर टोटली बिगिनर हो तो आप। Okay, okay, got it. Yes. So, Rajkumar, you have 1800 plus lead code ranking. So, ये कॉन्टेस्ट में इतनी अच्छी रैंकिंग कैसे आप लाते थे? क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहती थी, और कैसे नेगेटिव में भी स्कोर जाते होंगे, तो कैसे ना डीमोटिवेट होते हुए हर एक कॉन्टेस्ट में और ज़्यादा बेटर होते हुए आपने अपनी रैंक जो है वो इम्प्रूव ही की है? तो वो बताइए कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फ्रेशर्स हैं जो चाहते हैं अपनी लीड कोड की रैंकिंग इम्प्रूव करना, और ताकि उन्हें भी कॉन्फिडेंस आए यस कि हम भी अच्छी रैंकिंग ला सकते हैं, तो आप उनको सजेस्ट करो कि उनको क्या करना चाहिए? हाँ श्योर। सो मैंने लाइक कॉन्टेस्ट के बारे में मुझे पहले पता नहीं था, लाइक इनिशियल 4 महीने तक मैं जस्ट कोडिंग मतलब प्रॉब्लम्स ओपन करता था और सॉल्व करता था। वैसे नहीं पता था कि कॉन्टेस्ट भी करके कुछ होता है। तो मैं कोई यूट्यूब वीडियो में देखा था कि जब तक तुम कॉन्टेस्ट सॉल्व नहीं करोगे तुम इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे, ऐसे करके बोल रहे थे। लाइक टोटली मतलब मुझे पूरा डिमोटिवेट होने लगा। तो उसके बाद पता चला कि हाँ कॉन्टेस्ट भी देना होता है। और कई लिंक्डइन में पोस्ट किया था, तो वो टॉप कोडर से मैं पूछने लगा कि कॉन्टेस्ट क्या होता है ऐसे करके। तो वो लोग बोलते हैं कि एवरी संडे पार्टिसिपेट करना होता है कॉन्टेस्ट, टोटल ग्लोबली कोडर्स पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, तो उससे इम्प्रूव होता है। तो मैंने स्टार्ट किया कॉन्टेस्ट ज्वाइन होना। और फर्स्ट कॉन्टेस्ट में तो मैं बोला था कि मेरा फर्स्ट इजी क्वेश्चन 45 मिनट्स लगा, और सेकंड क्वेश्चन तो कुछ आया ही नहीं, मतलब लॉजिक ही बिल्ड नहीं हुआ। तो उसके बाद मुझे पता चला कि इतना कोडिंग, अभी बहुत बिगिनर ही हूँ कोडिंग में, अभी बहुत करना है कोडिंग में। तो एवरी डे मैं लाइक एवरी वीक मैं कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट करने लगा धीरे धीरे। लाइक इनिशियली स्टार्टिंग के 15 कॉन्टेस्ट में तो एक ही क्वेश्चन कर पाता था मैं, कभी कभी तो एक भी नहीं होता था मेरे से, मतलब बहुत डिमोटिवेट होता था। और लिंक्डइन में पोस्ट देखता था कि लाइक मतलब कॉन्टेस्ट ख़त्म होने के बाद ही लाइक कोडर्स पोस्ट करने लगते हैं कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किया, इतना रैंक हुआ। तो उससे मतलब धीरे धीरे देखने लगा, और उससे मोटिवेशन भी मिलता था कि हाँ लोग ऐसे भी हैं कि
इतने सॉल्व कर पाते हैं लोग, 3 या 4 भी कर पाते हैं। वो लोग का जर्नी भी देखता था कि कैसे आप उन्होंने स्टार्ट किया। और इससे मैं कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट किया, और एवरी कॉन्टेस्ट होने के बाद भी मैं थोड़े एनालाइज़ करता था, मतलब 1-2 क्वेश्चन ही एनालाइज़ करता था कि कैसा है, इसका टॉपिक क्या है। 3rd 4th क्वेश्चन में नहीं जाता था, क्योंकि वो सब आउट ऑफ द टॉपिक था। जब तक मैंने ट्रीज ग्राफ्स वो सब कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं था, तो मैं 3rd 4th में जाता नहीं था। बस फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में अप्रोच देख लेता था कि कैसा कर रहे हैं वो लोग सॉल्व। और बाकी मतलब अगर कॉन्टेस्ट देना कंटिन्यू किया, उसके बाद मैं देखता था कि सेकंड क्वेश्चन 3rd क्वेश्चन तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से आते हैं या सेगमेंट ट्री से आते हैं। तो मैं डायरेक्टली डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया मैं टॉपिक। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी बहुत हार्ड होता है स्टार्टिंग के दिनों में। तो मैंने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया, एक भैया का लाइक TVF करके, नहीं TLE एलिमिनेटर्स करके एक भैया है, उनका डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट स्टार्ट किया। और उन्होंने लाइक टोटली टैबुलेशन मेथड से स्टार्ट किया है उन्होंने। तो इनिशियल डेज में कुछ समझ ही नहीं आता था मैं क्या कर रहे हो ना, लेकिन फिर भी मैं डायरेक्टली वीडियोस देखता था और सॉल्यूशंस रटने की कोशिश करता था। और धीरे मैंने फिर लव बाबर का डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट स्टार्ट किया। और उन्होंने लाइक 60 वीडियोस डाल चुके हैं, 60 या 40 वीडियोस डाल चुके हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। उसमें उन्होंने रिकर्सन यूज़ करके डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, तो इससे मेरा डायनेमिक प्रोग्रामिंग इम्प्रूव हुआ और कॉन्टेस्ट में देना भी मुझे इम्प्रूव होने लगा। और कभी भी मेरा नेगेटिव भी जाता था, बहुत बार मेरा नेगेटिव चल जाता था कॉन्टेस्ट रेटिंग में, उससे डिमोटिवेट बहुत होता था। लेकिन फिर भी धीरे फ्रेंड सर्कल बनाया, और फ्रेंड्स को भी बोला कि हाँ चलो कॉन्टेस्ट देते हैं एवरीडे। सो एवरीडे मतलब वो एवरी वीक वो कॉल करते थे हम मुझे सुबह 7:30 को, और कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करते थे हम लोग। फिर डिस्कशन करते थे एक दूसरे के साथ कि हाँ ऐसा करना है वैसा करना है करके। थोड़ा आप लीड कोड कॉन्टेस्ट के बारे में बताओगे कि कब कब होता है, इसकी टाइमिंग क्या रहती है, कितनी प्रॉब्लम्स होती है, और इसमें कितने कितने कोडर्स, डेवलपर्स और कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? तो मतलब ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कि कोई पर्टिकुलरली लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी वो अकाउंट बना के उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और लीड कोड पे कॉन्टेस्ट होता है एवरी संडे मॉर्निंग 8 o'clock, और एवरी अल्टरनेट सैटरडे शाम को होता है 8 o'clock। तो मैं एवरी संडे देता था, सुबह उठ के 8 o'clock एवरी संडे देता था मैं वो कॉन्टेस्ट पूरे। और पूरे ग्लोबली कोडर्स उसमें पार्टिसिपेट होते हैं। एवरेज 40,000 तो ईजिली पार्टिसिपेट करते हैं लोग। और उसमें लाइक उसमें मेरा रैंक आने लगा धीरे पहले 15,000 आते थे, उसके बाद धीरे करते 10,000 आने लगे, उसके बाद फिर 1000 रैंक भी आया हूँ मैं एक बार। सो राजकुमार, आपको DSA करते हुए कितना टाइम हो गया? एज यू हैव मेंशन, फर्स्ट ईयर में आपने DSA नहीं पढ़ा, सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनको लगता है कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर उन्होंने बर्बाद कर लिया, तो थर्ड ईयर में वो क्या ही ज़्यादा कर सकते हैं। बट यू आर अ ग्रेट एग्जाम्पल कि थर्ड ईयर में भी स्टूडेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और ऐसी रैंक तक पहुँच सकते हैं। सो अभी आपको टोटल कितना टाइम हो गया DSA करते हुए? हाँ 2.5 साल हो चुके हैं मेरा DSA स्टार्ट किया हुआ। तो 2.5 साल में यू डिड 1100 समथिंग प्रॉब्लम, और लीड कोड पे 1800 प्लस आपकी जो रैंकिंग है वो मेंटेन हो रही है इतने टाइम से। हाँ, तो दैट्स वेरी ग्रेट, आपने इतने सारे DSA प्रॉब्लम सॉल्व की हुई हैं। यू आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि किसी भी ईयर से हम स्टार्ट कर सकते हैं एंड वी कैन सॉल्व प्लेंटी ऑफ DSA प्रॉब्लम। बट येस, उसके लिए आपकी तरह एडिक्टेड होना चाहिए। आप जैसे कि हर टाइम आपने कहा कि किसी भी टाइम DSA प्रॉब्लम उठा के आप सॉल्व करते थे, दैट मीन्स यू वर इन योर कंसिस्टेंसी मोड, जो आपने कभी नहीं छोड़ा। बट एक चीज़ बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम सिर्फ DSA करते रहेंगे तो क्या हमारी प्लेसमेंट हो जाएंगी, या प्रोजेक्ट बनाना भी ज़रूरी है DSA के साथ। तो क्या सिर्फ DSA के बेस पे कोई भी अच्छी कंपनी प्लेसमेंट देती है? लाइक लेट्स सपोज कि सिर्फ DSA कर रहे हैं, क्योंकि अगर इतना DSA करेंगे तो उसके बाद क्या टाइम बचेगा और कुछ करने के लिए। तो आप थोड़ा बताओ उसके बारे में। हाँ, तो ये भी ज़रूरी है क्योंकि प्रोजेक्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लेसमेंट्स के लिए। तो मैंने भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किया नहीं हूँ, बस 2 प्रोजेक्ट्स किया था कॉलेज के टाइम पे, वो भी बेसिक्स प्रोजेक्ट्स थे। तो प्लेसमेंट के आने के टाइम तो प्रॉब्लम तो हुई थी मेरे साथ भी, क्योंकि इंटरव्यूज़ में पूछते हैं कि क्या प्रोजेक्ट बनाए हो, तो बेसिक प्रोजेक्ट ही होता है मेरा, तो उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम होता था। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि प्रोजेक्ट भी कीजिए आप, लाइक अच्छा खासा ही बना लीजिए, देख के कोई ट्यूटोरियल देख के उसमें भी इन्वेस्ट कीजिए, और उसके साथ DSA भी कीजिए।
और उसके साथ ये CS फंडामेंटल्स तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनी CS फंडामेंटल्स पे भी फोकस कर रहे हैं और एप्टीट्यूड भी कर रहे हैं, क्योंकि कॉलेज प्लेसमेंट्स में तो ज़्यादातर कोडिंग तो इजी प्रॉब्लम्स ही पूछेंगे, ज़्यादा डीपी डायनेमिक प्रोग्रामिंग ट्रीज वगैरह कुछ नहीं पूछेंगे। कोडिंग के तो इजी पूछेंगे, क्योंकि एज अ फ्रेशर तुमको इजी क्वेश्चंस पूछते हैं। ज़्यादातर वो लोग CS फंडामेंटल्स और एप्टीट्यूड में फोकस करते हैं। आई टोटली अग्री। अगर कोई भी फ्रेशर जो है वो DSA करके सोच रहा है कि इंटर्नशिप मिल जाएगी, कोई अच्छी खासी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। एप्टीट्यूड इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज कंपनी एप्टीट्यूड राउंड लेती है, DSA राउंड रहते हैं, उसके बाद कंपनी जो है वो टेक स्टैक दैट इज़ प्रोजेक्ट पे भी आती है कि आपने प्रोजेक्ट पे क्या काम किया है, प्रोजेक्ट पे आपने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, मतलब आपने अपनी स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया ओवर द ईयर्स। बिकॉज 4 साल की बीटेक होती है तो कंपनी को तो मैटर करता है कि आपको CS फंडामेंटल्स भी आने चाहिए, आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स आना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको DBMS आना चाहिए। सो ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं कॉलेज के टाइम पे। बट येस, DSA तो मस्ट है, बिकॉज अगर आपने एक बार DSA कर लिया तो आपको ओवर द ईयर्स कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अपनी, क्योंकि आपका एक चीज़ तो है आपका पोर्शन जो बहुत ज़्यादा अच्छा और लॉजिकली आपने उस पर वर्क करके बेटर कर लिया है। तो ओवर द ईयर्स आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस लोगे, आप कभी भी इंटरव्यू फेस करोगे तो आपको मुश्किल नहीं आएगी, दैट फॉर श्योर आई कैन गारंटी। सो हाँ, वो बात तो सही है, या क्योंकि अभी अभी जो मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मेरे सीनियर्स भी पूछते हैं, मतलब 10 ईयर्स एक्सपीरियंस वालों को भी अभी भी DSA ही पूछते हैं, वो लोग को बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत टफ DSA पूछते हैं। तो DSA तो छोड़िए मत आप। हाँ, और मैं DSA सजेशन देता हूँ कि कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। एक लीड कोड में स्ट्रीक करके होता है फंक्शनलिटी, सो आप डेली चैलेंज का सॉल्व करते रहिए। तो मेरा अभी स्ट्रीक है 700+ डेज स्ट्रीक है, क्योंकि ये इतना मेंटेन मैं कैसे कर पाया हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में मैं लाइक 15 स्ट्रीक मेंटेन किया, तो 15 मेंटेन करने के बाद फिर मैं सोच रहा था कि फिर इतना मेहनत किया 15 दिनों तक, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करते करते लाइक 40 डेज हो चुके, कंटिन्यू होने लगा, फिर अपना माइंड खुद ही बोलने लगता है कि वो दिन पक्का बोलेगा कि हाँ यहाँ स्ट्रीक या आज का डेली चैलेंज का सॉल्व करना है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली बोलेगा कि हाँ आज डेली चैलेंज सॉल्व करना है। लाइक सुबह सुबह याद आएगा, या एटलीस्ट आपको शाम तक तो इजीली ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि आज लीड को डेली चैलेंज करना है। इससे आपको एवरीडे कंसिस्टेंसी मेंटेन होता है। दैट्स ग्रेट। मतलब DSA तो एक ऐसी चीज़ है जो छोड़नी नहीं है, बिकॉज एक्सपीरियंस से भी DSA पूछा जाता है। अभी भी अगर इंटरव्यू देना स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले राउंड जो है वो DSA के होते हैं, उसके बाद HLD LLD हो गया और ऐसे पूछे जाते हैं। बट येस, DSA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और येस, आपने तो जब DSA स्टार्ट किया था यू वर सो बिगनियर, मतलब आपने एक सिंगल प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं की थी, और अब आपकी 1800+ रैंकिंग है एंड यू आर डूइंग ग्रेट। अभी अगर हम बात करते हैं तो प्लेसमेंट के लिए सबसे मस्त होता है रिज्यूमे। तो रिज्यूमे में क्या शो करें? अगर कोई स्टूडेंट आपकी तरह जस्ट DSA ही कर रहा है तो आपने अपने रिज्यूमे में क्या शो किया था, और जिसने यू फेल्ट कि आपने कुछ मिस कर दिया, आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं बनाए कॉलेज में, बट स्टिल DSA हेल्प यू टू ग्रैब इंटर्नशिप और सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी विद इन द कॉलेज इटसेल्फ। तो आपने अपने रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन की थी? हाँ, तो मेरे तो प्रोजेक्ट ज़्यादा कुछ अच्छे कैसे बनाया नहीं था, तो मुझे दिखाने लायक कुछ था नहीं। तो मेरा अचीवमेंट्स मेरे टॉप सेक्शन में लगा दिया था मेरे रिज्यूमे में। उसके बाद प्रोजेक्ट्स वगैरह, कोर्स वर्क वगैरह और मेरे एजुकेशन के वगैरह पूरे नीचे लगा दिया था। तो ज़्यादातर रिक्रूटर डायरेक्ट मेरे अचीवमेंट्स में चले जाता था, क्योंकि वो टॉप सेक्शन में रहता था। तो उसके बारे में पूछता था, ये लीड कोड के बारे में इतना सॉल्व कर चुके हैं, तो मैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में भी ज़्यादा बोल देता था ये सब। और कोर्स वर्क के बारे में जैसे CS फंडामेंटल्स हो गया, वो सब वगैरह, वो सब भी अच्छा खासा एक्सप्लेन कर देता था। और प्रोजेक्ट्स वगैरह तो अच्छे से मैं लाइक ChatGPT का हेल्प लेके मैं उसका इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं वैसे वगैरह सर्च करके मैंने प्रिपेयर हुआ उसके। और थोड़े डॉक्यूमेंट्स भी, ब्लॉग्स भी पढ़ता था वो पर्टिकुलर, जैसे मेरा प्रोजेक्ट था OpenCV के बारे में, तो उसके बारे में बहुत रिसर्च किया मैंने और पूरा हेल्प लेके पढ़ाई करके मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हुआ। मतलब आपने अपनी DSA को टोटली स्ट्रेंथ में रखा। आपने सबसे अच्छी चीज़ जो की है वो आपने अचीवमेंट सेक्शन टॉप में मूव कर दिया। बिकॉज अगर आप अचीवमेंट हाँ। सेक्शन को
नीचे मूव कर देते, तो क्या होता है जब भी आपका रिज्यूमे कोई रिक्रूटर देखता है तो उसका ध्यान जो है वो कभी जाता ही नहीं आपके अचीवमेंट सेक्शन पे, बिकॉज हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है जो चीज़ें ऊपर में होती हैं वो हम बहुत अच्छे से देखते हैं, तभी जो भी अनवांटेड चीज़ें होती है वो हम कोशिश करते हैं कि नीचे हो। कई स्टूडेंट बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाते हैं कॉलेज ड्यूरेशन में, सो दे ट्राई कि वो अपनी प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है वो ऊपर मेंशन कर दे, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऊपर मेंशन कर दे, अपने अगर स्कोर उनके अच्छे आए वो ऊपर मेंशन कर दे, एंड यू डिड अ वेरी ग्रेट थिंग, और जिसने आपके फेवर में वर्क किया। एंड और रिक्रूटर्स जो हैं वो आपके प्रोफाइल से ऑब्वियसली इम्प्रेस ही होते होंगे कि जिसने इतने सारे लीड कोड प्रॉब्लम्स किए हैं, इनफैक्ट जिन्होंने आपके इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराए होंगे, एंड आई कैन श्योरली से उन्होंने भी इतने क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व नहीं किए होंगे। हाँ, वैसे भी हो सकता है मेरे ख्याल से। होगा ही मतलब यूजुअली मतलब 300 हो गया यार, ज़्यादा से ज़्यादा 500 हो गया, इससे ज़्यादा कहाँ कोई भी, जितने भी फैंग मैंग में भी इनफैक्ट कहीं जाते हैं तो इतने नहीं करते, बट यू डिड, मतलब आपने बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी दिखाई है एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर। आज आप किसी भी कंपनी के लिए वर्क कर रहे हो, बट यू हैव वर्कड ऑन योर DSA अ लॉट, आपने अपने लॉजिक को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, इनफैक्ट आपको AI से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी ट्रूथ कि AI जो है वो रिप्लेस कर सकती है एवरेज इंजीनियर्स को। एवरेज मीन्स दैट कि जो कि अपने स्किल पे वर्क नहीं कर रहे हैं, दैट दे आर नॉट इम्प्रूविंग देमसेल्व्स और अपने ब्रेन पे वर्क नहीं कर रहे हैं, बट यू हैव वर्कड ऑन योर ब्रेन अ लॉट, मतलब आपने इतने क्वेश्चंस किए, दैट मीन्स यू हैव ब्रेन स्टॉर्म अ लॉट, मतलब अदर देन, मतलब आई वुड से मीन्स हाँ, क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट बट येस इन क्वांटिटी ऑल्सो, और आप कॉन्टेस्ट दे रहे हो तो आप अच्छा ही कर रहे हो। और इवन यू आर अ गुड एग्जाम्पल फॉर दोज हु आर थिंकिंग कि लेट भी स्टार्ट किया जा सकता है। इफ़ यू हैव नॉट डन योर DSA इन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम थर्ड ईयर एज वेल। इनफैक्ट आई वुड से कि लास्ट ईयर में भी स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, हाँ, मेरे कई फ्रेंड्स हैं वो जो लास्ट ईयर में भी स्टार्ट करके बड़े कंपनी क्रैक कर चुके हैं, और कॉन्टेस्ट पे भी बहुत अच्छे रैंक आती है, और वो लोग लाइक 500 प्रॉब्लम से क्रॉस कर चुके हैं इजीली लास्ट ईयर में। ओह ग्रेट, मतलब आपका फ्रेंड का सर्कल ही वैसा है जो लीड कोड में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। हाँ, मतलब मैं स्टार्टिंग का फर्स्ट 2 ईयर्स तो कोई दोस्त वगैरह थे ही नहीं, मतलब बस एंजॉय करता था कॉलेज में। तो थर्ड ईयर में पता चला कि कोडिंग के पीयर्स भी बनाना ज़रूरी है, तो मैंने लीड कोड पे मतलब लिंक्डइन में पोस्ट करने के बाद वो मुझे बहुत हेल्प किया। अपने हमारे कॉलेज में भी इतने कोडर्स है करके मुझे लिंक्डइन के थ्रू पता चला। ओके दैट्स वेरी ग्रेट। मतलब राजकुमार, आपसे बात करके आई वुड से कि मुझे बहुत अच्छा लगा, इनफैक्ट मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो भी ये वीडियोस देखेंगे आई वुड से वो भी बहुत कुछ सीखेंगे। सो DSA में कोई भी अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं या लीड कोड पे अच्छी रैंकिंग लाना चाहते हैं, सो दैट पर्टिकुलर वीडियो विल बी गोइंग टू अ लॉट ऑफ हेल्पफुल। सो आपने बहुत अच्छा एक पर्सपेक्टिव दिया है कि हमें प्रॉब्लम को किस तरह से लेना है और कैसे सॉल्व करना है, सो दैट वी कैन बी अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। सो आई वुड से थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल एंड गिविंग योर टाइम, सो दैट कि ऑडियंस आपसे कुछ ना कुछ सीख पाए। हाँ काजल, थैंक यू तुम्हारे चैनल पे बुलाने के लिए मुझे, और मेरे व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ कि आप टेंशन मत लीजिए कि कभी भी कि DSA सॉल्व आपसे नहीं हो पा रहा है, हो जाएगा। बस आप कंसिस्टेंटली मेंटेन करते रहिए, और वीडियो सॉल्यूशन सबका हेल्प लीजिए। वैसा नहीं है कि हाँ आप नहीं कर पा रहे बस सॉल्यूशन से कर रहे हैं। स्टार्टिंग के दिनों में ऐसे ही होगा, धीरे धीरे आपको पैटर्न खुद न खुद पता चलने लगेगा। और टॉप कोडर से भी हेल्प लीजिए, लिंक्डइन के थ्रू रीच होइए। वैसा नहीं कि वो लोग रिप्लाई नहीं देंगे, वो लोग रिप्लाई देते हैं, वो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी सोचा था कि हाँ वो लोग बड़े कोडर से हमें नहीं, मतलब हमारे मैसेज को नहीं देखेंगे। वो लोग बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, और हेल्प करेंगे वो लोग, बहुत हर एक चीज़ में आपको हेल्प करेंगे। सो येस राजकुमार, आई टोटली अग्री विद यू, क्योंकि आप किसी से भी हेल्प ले सकते हो, और जो भी प्रो कोडर्स हैं वो भी कभी ना कभी बिगनर्स थे, और वो भी सेम चैलेंज फेस कर रहे थे जो कि आप इस टाइम पे कर रहे हो। और बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिए अपने सीनियर से, अपने मेंटोर से हेल्प लेने के लिए, और इसी के थ्रू आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहोगे और आप बेटर कर पाओगे और इम्प्रूव करते रहोगे। और ज़रूर याद रखना, जब आप प्रो कोडर होगे तो आप अपने जूनियर को बेटर हेल्प कर पाओगे। Yes, thank you so much, Rajkumar, for giving a wonderful insight on DSA. So thank you so much for coming to my channel. Thank you. हाँ, थैंक यू काजल।